नमस्कार। आज हम औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया के एक ऐसे जरूरी पहलू को समझेंगे जिस पर अक्सर नजर नहीं जाती। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं उन किसान और आदिवासी आंदोलनों की जिन्होंने भारत के इतिहास को एक बिल्कुल ही अलग मोड़ दिया। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सिर्फ दो अलग अलग जगहों की कहानी नहीं है, बल्कि ये औपनिवेशिक शासन को लेकर दो बिल्कुल अलग नजरियों की कहानी है। मतलब एक तरफ शहरों में बैठे लोग समाज सुधार पर बहस कर रहे थे, और दूसरी तरफ, जैसा कि ये सोच बताता है, देश के गांवों और जंगलों में बगावत की आग सुलग रही। तो यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि औपनिवेशिक भारत ने असल में दो बिल्कुल अलग तरीकों से जवाब दिया। एक रास्ता था सुधार का और दूसरा था विद्रोह का। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये उस समय के समाज के बंटवारे को कितने साफ तरीके से दिखाती है। देखिए, जो शहरी पढ़े लिखे लोग थे, वो पश्चिमी दुनिया की आलोचनाओं का जवाब देने के लिए अपने ही समाज और धर्म में सुधार लाने में लगे थे। वहीं दूसरी ओर गांव देहात में रहने वालों का ध्यान पूरी तरह से औपनिवेशिक शासन का सीधा सामना करने पर था। कह सकते हैं कि एक तबका विचारों से लड़ रहा था, तो दूसरा जमीन पर असल लड़ाई लड़ रहा था। तो चलिए अब मुद्दे की जड़ तक चलते हैं और ये समझते हैं कि इन विद्रोहों के पीछे की असली वजहें क्या थीं। आखिर ये सब शुरू क्यों हुआ? ये एक बहुत सीधा और जरूरी सवाल है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत का किसान और आदिवासी, जो सदियों से अपनी जमीन और जंगल से शांति से जुड़ा था, अचानक हथियार उठाने पर मजबूर हो गया? तो इसकी सबसे बड़ी वजह, जैसा कि इस सोर्स में बताया गया है, वो था खेती किसानी के पूरे ढांचे में किया गया एक जबरदस्त बदलाव। अंग्रेजों ने पुराने सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया और इसका नतीजा बड़े पैमाने पर गरीबी और भुखमरी। तो वो कौन सी बड़ी वजहें थीं? इस स्लाइड पर एक नज़र डालिए। किसानों के लिए ये थीं अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ, पारंपरिक हाथ के काम धंधों का बर्बाद होना, जमीन पर लगने वाला नया और बहुत सख्त लगान सिस्टम, और एक ऐसा प्रशासन जो सिर्फ अंग्रेजों का पक्ष लेता था। और जहां तक आदिवासियों की बात है, उनके लिए इन सब के अलावा नए वन कानून भी एक बहुत बड़ी वजह बने, जिन्होंने उन्हें उनके अपने ही जंगलों से बेदखल कर दिया था। और इन सब वजहों ने मिलकर एक गहरे असंतोष को जन्म दिया। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ बदलावों के खिलाफ एक आम गुस्सा नहीं था। असली मुश्किल ये थी कि अपनी शिकायत सुनाने का, उसे सुलझाने का कोई शांतिपूर्ण तरीका बचा ही नहीं था, कोई सुनवाई ही नहीं थी। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस गहरे असंतोष का नतीजा क्या निकला। हमने वजहें तो समझ लीं, अब उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जो इन वजहों से हुईं। ये स्लाइड उस लगातार चले संघर्ष की बस एक झलक है। सन्यासी विद्रोह से लेकर संथाल विद्रोह और बंगाल के नील विद्रोह से होते हुए बिरसा मुंडा के महान उलगुलान तक, ये एक के बाद एक विद्रोहों की एक लंबी न रुकने वाली कड़ी थी। 158 साल। सोचिए, हमारी लिस्ट में जो पहला विद्रोह है, वहां से आखिरी तक लगभग 1.5 सदी से भी ज्यादा का वक्त। ये आंकड़ा ही दिखाता है कि ये विरोध कितना लंबा और लगातार चला। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन्हें अलग अलग घटनाओं की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, ये सब पुराने दौर को वापस लाने के लिए की गई लगातार कोशिशें थीं। एक ऐसा दौर जहां उनकी जमीन, उनके जंगल, उनकी परंपराएं और उनकी आज़ादी सब महफूज थी। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? इन विद्रोहों से हमें क्या विरासत में मिला? क्या इन्हें सफल कहा जाना चाहिए या असफल? देखिए, सोर्स खुद इन आंदोलनों को पुराने दौर को बहाल करने के लिए असफल प्रयासों की एक श्रृंखला बताता है। ये सुनने में थोड़ा सख्त लगता है, लेकिन ये हमें एक और भी गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। और इसी सवाल पर सोचने के लिए ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। क्या ये विद्रोह सिर्फ वो चिंगारियां थीं जो वक्त के साथ बुझ गई, या फिर ये उस बड़ी आग की पहली लपटें थीं जिसने आगे चलकर एक पूरे साम्राज्य को अपनी चपेट में ले लिया? इस पर सोचिएगा जरूर।